नमस्कार, मी मयुरेश गोखले सल्ला डॉक्टरांचा मध्ये आपले परत एकदा स्वागत करतो. शंखनाद न्यूज चॅनलमध्ये नेहमी आमचे एपिसोड आपण मराठीमध्ये बघत असता. पण आज आमची अशी इच्छा आहे की हा जो आजचा एपिसोड आहे, हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा आणि म्हणून आम्ही आज तो हिंदीत घेणार है. क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा सेंसिटिव है, दिल. आजकल की तेज जिंदगी में दिल की सेहत की तरफ बहुत बार लोग अनदेखा करते हैं. हार्ट अटैक के लक्षण जब आते हैं तो कई बार वो पहले ही हमारा शरीर हमें संकेत देता है. एग्जैक्टली क्या होता है, क्या संकेत होते हैं, इस सारे विषय में आज हम जानने वाले हैं. आज हमारे साथ डॉक्टर रोहित और डॉक्टर भारत यहाँ पे मौजूद है. तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली ये हार्ट की बीमारी और हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो क्या है. सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में. डॉक्टर भरत अग्रवाल, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, जिन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और राधा कृष्ण हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर भी है वो. और डॉक्टर रोहित सर जो है उन्हें हिंदुजा और एशियन हॉस्पिटल का काफी अच्छा अनुभव है, एमबीबीएस है और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है. तो आज ये दोनों डॉक्टर है, यंग है, डैशिंग है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है जो हमारे स्टूडियो में आके इन्होंने आज हमें इतना सब समय दिया हुआ है. तो सर, सबसे पहले तो डॉक्टर पेशेंट को पूछते हैं कि कैसे हो, लेकिन आज मैं आपको पूछूंगा कि आप कैसे हो. ऑल गुड सर, ऑल गुड. थैंक यू सो मच हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए. और आपका जरिया है जिससे हम पब्लिक से, बहुत बड़ी पब्लिक से जुड़ सकते हैं. भरत सर, मुझे एक बात बताइए कि ये हार्ट डिसीज जो होता है इसके क्या लक्षण होते हैं. सर, सबसे पहले तो हार्ट डिसीज़ में सबसे मुख्य सिम्टम्स जो सभी लोगों को पता है, जैसे छाती में दर्द होना, डिस्कम्फर्ट कहते हैं हम उसे. कई बार छाती में जकड़न जैसे महसूस होती है पेशेंट को. इस जकड़न के साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ रह सकती है, घबराहट हो सकती है. कई बार पेशेंट्स को स्वेटिंग हो जाती है और पाल्पिटेशन भी होने की संभावना रहती है. अगर हार्ट अटैक हार्ट फेलियर के साथ एसोसिएटेड रहता है तो कई बॉडी कुछ साइंस देती है पहले से. जैसे चलते समय पेशेंट को दम लगना महसूस होना. जरूरी नहीं कि पेशेंट को पहले छाती में दर्द ही हो. पेशेंट जब चल रहा है, मान लीजिए वो आज एक ग्राउंड का राउंड मार सकता है और अगले दिन उसे महसूस हो रहा है कि वो आधा राउंड मार रहा है और उसे सांस फूल रही है, तो ये कार्डियक सिम्टम हो सकते हैं. कई बार पेशेंट की बॉडी में दोनों ही पैरों में या फिर एल्बोज में या हाथ में सूजन आती रहती है. कई बार अनएक्सप्लेन सूजन रहती है, जो भी एक कार्डियक साइन हो सकता है. कई बार पेशेंट बैठे बैठे ही डिजीनेस या फिर हम कहते हैं चक्कर आना या वर्टाइगो जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं. कई बार पेशेंट को अपचन, अनियमित अपचन रहना, ये भी एक कार्डियक सिम्टम हो सकता है जिसे हमें बरकरार नहीं करना चाहिए. पेशेंट कई बार ओवर द काउंटर मेडिसिन एसिडिटी के लिए या फिर अपचन के लिए ले लेते हैं, बट बावजूद उसके भी उन्हें पूरा आराम नहीं आता. तो इस संदर्भ में पेशेंट लोगों को कार्डियक चेकअप एक बार कराना चाहिए. अगर ये रिकरेंट हो रहा है या बार बार हो रहा है तो पेशेंट ने इस सिम्टम्स का एक काइंड ऑफ डायरी मेंटेन कर सकते हैं. पेशेंट को चेस्ट पेन के जो एपिसोड्स होते हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं. अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, जैसे सांस लेने की तकलीफ या फिर चेस्ट पेन, तो तुरंत पेशेंट को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. जी. रोहित सर, अभी जैसे कि सर ने हमें ये सारे लक्षण बताए, लेकिन आजकल ऐसा भी देखा गया है कि 30s 40s के लोगों में भी ये लक्षण है या उन्हें हार्ट ट्रबल है, तो क्या कारण हो सकता है इसका. यस, डेफिनेटली. इंडिया में आजकल 30s एंड इवन हम आजकल ये भी देखते हैं कि 20s में जो लोग हैं. अच्छा. हमने रिसेंटली एक केस देखा जो 23 ईयर ओल्ड था. एंड बेसिकली व्हेन आई सी दैट पेशेंट, देन वो पेशेंट को ना ब्लड प्रेशर था, ना डायबिटीज़ था, ना वो मोटा था और ना वो स्मोकिंग करता था. वो करता था यूपीएससी का प्रिपरेशन. एंड वो स्ट्रेस के कारण, उसके कुछ फैमिली स्ट्रेस भी था. वो स्ट्रेस के कारण एट द एज ऑफ 23 ही हैड एंटेरोलेमा, जिसको हम बोलते हैं कि एक काफ़ी मैसिव अटैक आया था. ये ज़रूरी नहीं कि कि आप मोटे ना हो या आप पतले हैं तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा. आजकल 20s 30s में इंडिया में काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अपने को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपना जो जेनेटिक फिनोटाइप बोलते हैं हम उसको, दैट जेनेटिक फिनोटाइप इज़ साउथ एशियन फिनोटाइप इन इंडिया. सो वी आर, अपना जो प्रोफाइल होता है, जो हार्ट प्रॉब्लम होने का जो चांस होता है, जो रिस्क फैक्टर होता है, बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक वेरिएशन हमें ज़्यादा होता है. हमारा टेंडेंसी ज़्यादा है कि हम डायबिटीज़ डेवलप करें बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस. हमारा टेंडेंसी ये ज़्यादा होता है कि हमारे बॉडी को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है. इसकी वजह से छोटा सा भी एक रिस्पॉन्स आपको हाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में लेके जाके आपको कार्डियक डिसीज प्रॉब्लम कर सकता है. तीसरा ये भी होता है कि अपने यहाँ पे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, जैसे फैटी लिवर डिसीज या पेट के अंदर की चर्बी जमा
होना, ये सब चीज़ें अपने यहाँ पे काफ़ी कॉमन है. So that's the reason, and the another reason is stress. That's definitely what I told you before कि जो 23-year-old मेल को जो अटैक आया था, वो एक स्ट्रेस फैक्टर ही हो सकता है कि उसको ये एज में जल्दी आया. Definitely genetic markers also plays a role in this. मतलब स्ट्रेस से भी ये हो सकता है, जी, और ऐसे भी yes. रीजंस आजकल कई बार पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि 23-24 साल के बच्चे, जैसे कि आपने बताया कि उसको जी. हार्ट अटैक, सही में ये एक बहुत अच्छी बड़ा, चीज़ इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा रीज़न है कह लीजिए आज के तादाद में बढ़ती हुई पॉल्यूशन, है. आउटडोर ईटिंग हैबिट्स, यूजिंग ऑफ एन नंबर ऑफ प्रेजर्वेटिव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, विच जो सिर्फ हार्ट के लिए नहीं पूरी बॉडी में सभी चीज़ के लिए दुष्परिणाम करते हैं. आप ये भी देखेंगे कि इसी वजह से काफ़ी प्रकार के नए कैंसर्स भी उजागर होके यंग पेशेंट्स में सामने आ रहे हैं. सो ऑल दिस फैक्टर्स सर ने Yes. बताया, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, स्ट्रेस काफ़ी यंग पेशेंट्स में, और यंग पेशेंट्स का आउटडोर ईटिंग कह लीजिए आप, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो अर्ली एज में ये सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है. आउटडोर ईटिंग से एक बात याद आती है, वो कोई प्रोडक्ट की एड आती है टीवी में, जी तो उसमें उसे एसिडिटी होती है, फिर वो उसको ले लेता है, वो ठीक हो जाता है. जी. तो कई बार ये भी देखा गया है कि वो जो पेशेंट है वो एसिडिटी कंसिडर कर रहा है, लेकिन उसे हार्ट ट्रबल है. जी. तो ये कैसे इसमें फर्क करे कि ये एसिडिटी है और करेक्ट, ये हार्ट अटैक बहुत है? अच्छा सवाल पूछा आपने. एक बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही जो कहते हैं कि हार्ट मिमिक या हार्ट अटैक मिमिक हम कहते हैं. मिमिक का मतलब होता है कि उसी तरह से पेशेंट को प्रेजेंट करता है, और पेशेंट को यूजुअली लगता है कि ये एसिडिटी होगी. सबसे ज़्यादा कॉमन जो पेशेंट घरेलू उपचार करते हैं या उसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते चलते हैं, तो एसिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट्स लेट हॉस्पिटल पहुँचते हैं और फिर पेशेंट कीमती समय गंवा देते हैं. तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें हार्ट अटैक और हार्ट बर्न, या जिसे हम GERD कहते हैं, या सरल भाषा में एसिडिटी होना, एसिडिटी के. तो जो एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं वो बर्निंग सेंसेशन के साथ ज़्यादा आते हैं. वो पेशेंट्स में खाना खाने के बाद या भूखे पेट बर्ब्स आना, मुंह में खट्टी डकारें आना, खट्टा पानी आना, पोजीशंस चेंज करने के बाद बर्पिंग होना या डकारें आना, या झुकने वगैरह के बाद ये तकलीफ़ें बढ़ना, छाती की तकलीफ़ें बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं. कई बार एसिडिटी की दवाइयाँ लेने के बाद या एंटासिड करके जो फ्लूइड्स आते हैं वो लेने के बाद उसमें आराम आ जाता है. बट अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या हार्ट से संबंधित पेन होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता. वो क्रशिंग और एक डिस्कम्फर्ट टाइप का पेन होता है कि जैसे जकड़न हो गया है, हार्ट में एकदम से जकड़न हो गई है, अचानक से उसमें स्वेटिंग होने लगती है, घबराहट होती है, पाल्पिटेशन होते हैं, दिल की धड़कन कम या ज़्यादा होने की संभावना रहती है. और ये जो हार्ट से रिलेटेड दर्द होता है ये कुछ चंद सेकंड से लेके कुछ मिनट तक रहता है, और कई बार ये अपने आप दब भी जाता है. तो अगर पेशेंट को रिकरेंट ऐसे चेस्ट पेन्स हो रहे हैं जो कुछ चंद सेकंड से लेके कुछ मिनट तक हो रहे हैं और फिर वो सबसाइड हो जा रहे हैं बिना कोई मेडिकेशन लिए, तो हार्ट का चेकअप करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है. मैं दर्शकों से दरख्वास्त करता हूँ जिनको भी एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उसका प्रॉपर कोर्स करें. एसिडिटी का कोर्स होता है 6 to 8 वीक्स का कोर्स होता है. उसके बाद भी अगर पेशेंट को एसिडिटी से संबंधित तकलीफ़ों में आराम नहीं रहता है तो उन्हें तुरंत जाके अपना कार्डियक चेकअप करवाना चाहिए. और हमारे राधा कृष्ण हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं बिल्कुल बिल्कुल. हमारे राधा कृष्ण हॉस्पिटल में वी हैव इन हाउस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो हमें एसिडिटी से संबंधित जानकारी और इलाज कर सकते हैं. और जैसे कि डॉक्टर रोहित राखुंडे इज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, ही विल टेक केयर ऑफ द हार्ट रिलेटेड इश्यूज. रोहित सर, अभी जैसे कि कई बार कहा जाता है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, एक लाइफस्टाइल डिसीज, ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली क्या होता है और इसको कैसे रोका जा सके? सो नाम ही बता रहा है कि लाइफस्टाइल डिसीज मीन्स जीवन संबंधी अपने रोग जो होते हैं. अब जीवन शैली संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे आपकी जीवन शैली है, अगर समझ लीजिए मेरी जीवन शैली बहुत स्ट्रेसफुल है और मुझे हमेशा स्ट्रेस में रहता हूँ, उसकी वजह से मुझे ब्लड प्रेशर आ गया है और उसकी वजह से मुझे हो गया है कि डायबिटीज़ हो गया है, तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रेस आपके जीवन शैली संबंधित रोगों का कारण है. और कुछ डिसीज होते हैं जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हम बोलते हैं कि ये जीवन शैली संबंधित रोग है, लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसीज है. अनदर डिसीज इज इवन द स्ट्रोक, एंड हम बोलते हैं कि फैटी लिवर. दूसरी बात मोटापा, और जैसे कुछ कैंसर भी होते हैं जो हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसीज है.
अब ये लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसीज का मुख्य कारण ये होता है कि हम ही उसको चेंज कर सकते हैं या हम ही उसको कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर कोई स्मोकर है या अल्कोहलिक है और वो रोज़ स्मोकिंग अल्कोहल पी रहा है और उसका डाइट भी अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू उसको आगे जाके फैटी लिवर या अल्कोहलिक डिसीज़ या उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये वाली चीज़ें होने वाली है। तो इसका रोकने का आपको अगर हम ये लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसीज हम रोक पाए तो डेफिनेटली आगे ये जो कन्वर्ट होता है हार्ट प्रॉब्लम में या ब्रेन के स्ट्रोक में, ये सब हम चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। मूल कारण आपका जीवन शैली संबंधित एसोसिएटेड डिसीजेस का आपका ये है कि आप बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग चेकअप नहीं कराते हैं। आज अगर समझ लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है और उसने कभी चेक ही नहीं कराया एंड उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो उसका भागदौड़ ज़्यादा है ज़िंदगी में, या उसको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, या उसका खाने पीने में सॉल्ट वो ज़्यादा ले रहा है, तो उससे ये होता है कि वो कभी चेक ही नहीं कराएगा, फिर एकदम से उसका एक ब्लड प्रेशर बढ़ के आता है एंड देन दैट ऑल्सो लीड टू द ब्रेन स्ट्रोक और समटाइम हार्ट अटैक, एंड उसकी वजह से हार्ट के ऊपर भी जोर आता है। इसलिए आपको उसका तुरंत आपका जो हम बोलते हैं कि टेस्ट करना जरूरी है, साल में एक बार तो भी आपने सारे टेस्ट करना चाहिए, सो दैट आप ये लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसीज को पहले ही तुरंत पकड़ सके, उसके पहले के देर हो जाए। जैसे कहावत थी पुरानी, दर्शकों को और बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि आधी बीमारियां पेट से होती है, तो बची हुई आधी कहाँ से होती है? बची हुई आधी होती है किसी भी तरह से अगर स्लीप डिप्राइव्ड रहे। स्लीप डिप्राइव्ड का मतलब वो अगर एक 12 साल का बच्चा है जो 12वीं में है और उसकी एग्ज़ाम है, वो उस कारणवश अगर नहीं सो पा रहा है, आज की तारीख में बिजनेस रिलेटेड या काम रिलेटेड स्ट्रेसेस होते हैं, सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे सर ने बताया लाइफस्टाइल, सो वी नीड टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ एज वेल। सो लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें तो आती है, साथ में मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा जरूरी है। एक पीयर प्रेशर भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन दोस्तों के साथ आजकल हमने देखा है कि पार्टी कल्चर के ऑफिस छूटने के बाद 8:30-9 बजे लोग थक जाते हैं, देन दे थिंक चलो हम कहीं कोई जॉइंट में बैठ के हम कुछ ड्रिंक करें, एंड एवरीवेयर इन द सिटीज, इन ऑल द टायर 1 टायर 2 सिटीज, दिस द बार, कैफेज एंड ऑल द पब्स आर इंक्रीजिंग। ये बुरी बात नहीं है, हमने आगे ये चलना चाहिए, सबके एज एन अपनी इकोनॉमिक ग्रो होती है, बट हमें भी एक चीज समझना चाहिए कि एवरी डे या बार बार ऐसे चीजों में उलझना और जाना, वहाँ पे देर रात तक पार्टी करना, देर रात तक आप अल्कोहल कंजम्पशन करना, स्मोकिंग करना, और या वो एनवायरनमेंट में रहना भी, तो आपको ये नींद और आपके बॉडी पे बहुत बुरा असर डाल रही है। अगर नींद अच्छे से नहीं होगी तो बॉडी को जितना आराम चाहिए, बॉडी को, मस्तिष्क को जितना रेस्ट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अनदर फैक्टर इसी में लाइफस्टाइल में अगर हम ऐड करें, सो स्क्रीन टाइम के लिए भी हम इसको आजकल ये भी इश्यूज काफी बड़ा है। लोग नेटफ्लिक्स लगाते हैं, मूवी लगाते हैं, एक या सीरीज लगाते हैं, और वो इतना हुक्ड अप हो जाते हैं कि वो उसे एक ही रात में कंप्लीट करना चाहते हैं। सो स्लीप डिप्राइवेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स नाउअडेज, जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए। लोग अच्छे से सोते नहीं हैं, दिन भर सुस्त रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म अल्टर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है। सर, जैसे कि रोहित सर ने बताया कि चेकअप करना चाहिए, बहुत देर होने के बाद काफी कुछ हो जाता है उन्हें और फिर वो रिकवर होने में समय लगता है। तो एग्जैक्टली ये कब, जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कब ये ईसीजी या इको टेस्ट करना चाहिए, और इसका कोई ऐसा पीरियड्स रहता है कि मुझे साल में 2 बार करना है? जी सर, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी आपने प्रश्न उठाया। तो मैं कहूँगा जिन लोगों को, मैंने पहले भी जैसे सिम्टम्स के बारे में जब डिस्कस किया था, तो जिन लोगों को सिम्टम्स रिकरेंट हो रहे हैं, है ना, उन्होंने तो बिल्कुल जाके तुरंत एक ईसीजी करना चाहिए। ईसीजी इज जस्ट लाइक कि आप कहीं जा रहे हो ठेले पे और चाय मांग रहे हो, तो ईसीजी इतना तुरंत हो जाता है। और ईसीजी रीड करने के लिए आजकल कैपेबल डॉक्टर्स हर ही जगह है, और आजकल इतने सारे हॉस्पिटल्स हो गए हैं, इतने सारे डॉक्टर्स आपके नियर बाय कम्युनिटी में है कि आप इमीडिएटली जाकर एक ईसीजी चेक कर सकते हो। तो ये आपका एक बेसिक पहला स्टेप होता है। जब हम कहते हैं कि जब हम घर बना रहे हैं तो हमें नींव मजबूत रखनी है, और पहला स्टेप लेना है पहले माले पे जाने के लिए। अगर हम डायरेक्ट चौथे सीढ़ियों पे कदम रखेंगे तो फिसल सकते हैं। तो ईसीजी शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन दैट अ पर्सन, जिन्हें सिम्टम्स हैं उन्हें करना चाहिए। जिन्हें सिम्टम्स नहीं है, जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं कहूँगा जैसे सर ने भी बताया था, आजकल 20s में भी डिसीजेज आ रही है, तो 30-35 ईयर्स होने के बाद सालाना एक बार जरूर, जिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, जिन लोगों को कोई सिम्टम्स भी नहीं है, उन्होंने भी 35 ईयर्स के होने के बाद एक बार फुल बॉडी चेकअप, जिसमें एक ईसीजी भी पार्ट हो
और अगर जरूरत लगे तो फिर ईसीजी में अगर कुछ बदलाव होते हैं तो वो 2D को भी करवा सकते हैं। तो 35 साल के होने के बाद एक बार जरूर हमें साल में एक बार करवाना चाहिए। पर जिन लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं वो लोग तुरंत करें। सिमिलरली 2D इकोज उन्हें भी जरूरी हो जाता है जो रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बैठे हुए हैं या जो टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनका लाइफस्टाइल जैसे सर ने बताया कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन का मात्रा ज़्यादा है, लेट नाइट पार्टीज हो रही है ना, खान पान बहुत आउटडोर ईटिंग हो रहा है जिसमें सैचुरेटेड फैट्स यूज़ किए जाते हैं। आप अगर कहेंगे कि डेली होटल में खाना खा रहे हैं, मैनी प्रोफेशंस हैं जो लोगों को घर से दूर रखते हैं, तो घरगुती खाना उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें होटल में जाके खाना पड़ता है। तो ऐसे सारे लोगों को 2D को, ईसीजी, ये सारा स्क्रीनिंग बहुत रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस में ईसीजी, इको और कई बार साइलेंट एंजाइना या साइलेंट इश्यूज भी होते हैं, तो वैसे पेशेंट्स में एक टीएमटी नाम की जांच होती है जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर अगर कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में सस्पेक्टेड कुछ लग रहा है, सिम्टम्स अगर ईसीजी भी नॉर्मल है आपका, 2D को भी नॉर्मल है, बट फिर भी आपको चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो वी कैन गो फॉर स्ट्रेस टेस्ट। तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट सभी ने कराने की आवश्यकता नहीं होती है, डॉक्टर की सलाह से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं जस्ट एक छोटा एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी बेसिकली हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, तो वो हम एक्सरसाइज करने के टाइम पे हम जब जिम लगाते हैं या कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, हमने देखा है कि बहुत बार लोगों को वो शुरू करने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे केस में सर ने जैसे बोला कि वो लोगों ने एक बेसिक ईसीजी कर लेना चाहिए। अगर आप 35-40 के ऊपर है तो एक एको भी कर लेना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द जिम। अदरवाइज हमें पता चलता है कि जिम में ज्वाइन होने के बाद उनको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम था एंड देन वहाँ पे एक्सरसाइज के टाइम पे उनको ज्यादा ऐसे काफी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे जहाँ पे मैं जिम में लोग वर्कआउट कर रहे हैं और फिर वो सडन कोलैप्स हो जाते हैं। सो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बीच में बताया कि जिम ज्वाइन करने से पहले जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी एक बार कार्डियक इवैल्यूएशन करना चाहिए डेफिनेटली। सर जैसे कि अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, तो कई बार आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई है जो अपना अपना नॉलेज सब लोग यहाँ पे स्प्रेड करते हैं, तो कई बार उसमें कुछ मिसकंसेप्ट भी हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक से मोटे आदमियों को होगा या कोई बहुत मीठा खा रहा है तो उसे ही शुगर होगी, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्ट हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये सच है कि मोटे आदमियों को ही हार्ट अटैक होगा और पतले आदमी को नहीं होगा, या ये भी कोई मिसकंसेप्ट है? सो ये मिसकंसेप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द हार्ट डिसीज। हमें ऐसा लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम होना है तो मुझे 60 साल के बाद या मैं जब 70 साल का या ओल्ड एज हो जाऊंगा तभी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम होगा। या ऐसा भी लोग बोलते हैं कि यार अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम होने का ज़्यादा चांस है। बट इंडियन फिनोटाइप, जैसे मैंने बोला, इज अ साउथ एशियन फिनोटाइप विच इज जेनेटिक प्रॉब्लम इन आर बॉडी। तो उससे क्या होता है कि हमारे इसमें ऐसा भी देखा जाता है कि जो मोटे लोग नहीं हैं, जिनका फैट परसेंटेज ज़्यादा नहीं है लेकिन उनके अंदर विसरल फैट इज मोर, वो बाहर से पतले दिखते हैं लेकिन अंदर के अंदर उनका विसरल फैट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर ऐसे लोगों का आप कभी लिपिड प्रोफाइल भी करेंगे तो उनका लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल लेवल ज़्यादा आता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल इन इंडियन पॉपुलेशन वेरी हाई। सो ये कॉमनली आपको उनके लिपिड प्रोफाइल में मिलेगा। प्लस जो मोटे लोग रहते हैं और पतले लोग रहते हैं, पतले लोगों का भी हो सकता है कि उनका एक टेंशन, फिजिकल एक्टिविटी ना हो, उनका मेंटल इश्यूज, उनकी नींद, ये सब फैक्टर उनके इसमें ये रहता है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटे लोगों को ही हार्ट अटैक हो या सिर्फ बूढ़े या ओल्ड एज होने पे ही आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, ये कोई भी एज में हो सकता है। यस, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ज्ञान बट रहा है तो कई बार कोई मतलब जिनको कोई नॉलेज नहीं वो भी अपना कुछ ले जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ ड्यूअल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार जिसे हम कहते हैं, जिसका अगर हम अच्छे तरीके से फायदा लें तो बहुत अच्छी जानकारियां हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उतना ही बड़ा उसका नुकसान भी है कि बहुत ज़्यादा तेजी से जो फॉल्स फैक्ट्स होते हैं या जो कह लें हम झूठी खबरें होती है या गलत धारणाएं होती है, वो भी बहुत तेजी से फैलती है। ये हमारे चैनल का नाम भी यही है, शंकराज आवाज जी, सत्याचा। जी। मतलब हमारी भी कोशिश यही है कि सही ऑथेंटिक जानकारी जो पहुंचाई जानकारी है वो सही व्यक्ति के थ्रू लोगों तक पहुंचानी है। तो सही में आप दोनों की तरफ से जो भी आज ये सब पता चल रहा है और आगे भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, तो ये बहुत अच्छा और बहुत जरूरी है हमारे सभी दर्शकों के लिए। रोहित सर, अभी जैसे आपने कहा कि ये सारी बातें आपने बताई कि पतले इंसान को भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ है, मतलब दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है कि अगर किसी को घर पे ये लगता है कि मुझे हार्ट ट्रबल या हार्ट अटैक आ रहा है या कुछ ऐसे लक्षण है, तो उसने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है हेल्प। किसी भी
इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, पहले तो उन्हें हेल्प कॉल करनी है। घर में अगर कोई व्यक्ति है साथ में तो आप इमीडिएटली उन्हें बुलाएं और उन्हें बोले कि एम्बुलेंस पे कॉल करें। अगर वो व्यक्ति अकेला है कहीं पे तो तुरंत एम्बुलेंस पे कॉल करें। 108 या 112 हमारे यहाँ के एम्बुलेंस के और इमरजेंसी के नंबर्स होते हैं, जिस पे व्यक्ति कॉल करके इन्फॉर्म या बता सकता है कि मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही है, या व्यक्ति जोर से चिल्ला सकता है एक बार कि मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे अटेंड करिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि सबसे पहला जो होना चाहिए, जो लोग अक्सर ऐसी सिचुएशन में भूल जाते हैं, उन्हें काम रहना है। वो अगर पैनिक करेंगे, वो अगर रोएंगे, या वो अगर, तो इससे ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, हार्ट अटैक और जकड़न और ज़्यादा तरीके से महसूस कर, मतलब पेशेंट वो सर्कल से बाहर नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है पेशेंट को काम रहना है, ब्रीदिंग कंट्रोल करना है, हेल्प के लिए कॉल करना है। अगर पेशेंट खड़ा है तो वो बैठ जाए, थोड़ा टेका लेकर बैठ जाए। पेशेंट के पास अगर घर में सॉर्बिट्रेट नाम की एक दवाई होती है, अगर ऐसा लग रहा है उसे हार्ट अटैक है तो इमीडिएटली जीभ के नीचे रखकर वो ले सकता है। इकोस्प्रिन नाम की एक दवाई होती है, अगर वो घर में है तो वो ले सकता है। साथ में पेशेंट पैनिक ना हो, ये सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने बताया कि पैनिक नहीं होना है और पेशेंट को हेल्प के लिए कॉल करना है। सही है, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी आज दी, क्योंकि एक कॉमन मैन जैसे हम लोग भी इस फील्ड के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो ऐसी सब चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सभी ने ये बेसिक नॉलेज रखना चाहिए सर। बहुत ही अच्छी जानकारी। और मान लीजिए पेशेंट ऐसी सिचुएशन में अगर अनकॉन्शियस हो जाए, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसके जो बगल वाले हैं या उसके परिवार वाले हैं, या रोड पे भी अगर कभी कोई पेशेंट ऐसा अनकॉन्शियस हो जाता है, सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट पेशेंट को ये सबने ध्यान रखना चाहिए कि उसके मुंह में किसी तरीके का पानी या खाना वगैरह ना खिलाया जाए, नहीं डालना है अनलेस एंड अनटिल इट इज श्योर कि हाइपोग्लाइसीमिया है या शुगर कम हो गया है। अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, पहले से डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप मुंह के ऊपर ग्लूकोज का पाउडर जीभ पे डाल सकते हैं और यू कैन वेट फॉर द रिस्पॉन्स। अगर पेशेंट का पल्स बेसिक, जैसे हमने देखा है कि विदेशों में हर एक बेसिक बंदे को स्कूल से ही बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। सो अभी भी ट्रेंड इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग भी काफ़ी कैंप्स लेते रहते हैं पुलिसेस में या फिर स्कूलों में, जहाँ पे हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को या सभी लोग नॉर्मल पब्लिक को सिखाते हैं, जहाँ पे हम बेसिक CPR कैसे देना है, जिसे हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट का सबने ही कोर्स एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये पार्ट को एटलीस्ट 9th 10th 11th 12th वाले करिकुलम में ही ऐड करें, जहाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट हम इंट्रोड्यूस करें और पेशेंट और सोसाइटी में सभी लोगों को ये सिखाएं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो कीमती समय होता है, जहाँ हार्ट बंद हो गया है तो हार्ट को चालू रखना, जो मस्तिष्क, अभी हार्ट बंद हो गया है तो ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो बेसिक हम ये कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स सबने ही करना चाहिए। अगर पेशेंट बेहोश हो जाता है या पेशेंट को पल्स नहीं मिलती तो ऐसी सिचुएशन में हम CPR दे सकते हैं। एक छोटा सा हमने एक सोशल इनिशिएटिव भी एज राधा कृष्ण हॉस्पिटल से शुरू किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी दूर दराज के गांव से होते हैं, जहाँ पे सारे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे समय पे अगर किसी को हार्ट अटैक आता है और वो प्राथमिक केंद्र में जाके सिर्फ ECG भी करता है, और वहाँ के बहुत बार डॉक्टर्स रहे या नर्स रहे या ऐसे कोई पैरामेडिकल स्टाफ रहता है जो ECG ट्रेन नहीं होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ECG के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि ये सही है या गलत है। तो वो जो क्रिटिकल पीरियड रहता है कि उसमें जल्दी से जल्दी एक्ट करना ज़रूरी है। तो हमने ऐसा एक शुरू किया है कि आपको कोई भी गांव से हो, हमारा बोर्डलाइन नंबर पे आप आपका ECG का एक फ़ोटो का व्हाट्सएप पे आप इमेज भेज सकते हैं एंड वी कैन गाइड यू फ्रीली। हम उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करते कि हम आपको ECG के ऊपर गाइड करें, और ECG का जो भी इन्फ्रेंस रहे, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हम तुरंत वहाँ पे बता देंगे कि इनको हार्ट अटैक आया है, सो दैट वो तुरंत उनको गांव से या जहाँ से भी वो पॉसिबली जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दे सके और शिफ्ट कर सके। बेसिकली ये जो सर कह रहे थे वो उसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। उस पीरियड में अगर पेशेंट को कुछ दवाइयाँ मिल जाती है तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। इसे में बहुत बड़ा कार्य ये राधाकृष्ण हॉस्पिटल की तरफ से चल रहा है। मराठीत आम्ही ज्याला म्हणतो सामाजिक भान असणे, तो मतलब डॉक्टर
के साथ साथ अगर ये भी चीज साथ में आ जाती है तो सही में इसीलिए उनको भगवान कहते हैं शायद। सर मैं इसके लिए ये- हमारे मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये सारी फैसिलिटीज़ और जिसे हम टेली सर कह रहे थे Yes. टेली कम्युनिकेशन वो व्यवस्था उपलब्ध कराई है। काफ़ी सारे गांव जो ईस्ट के तरफ से हैं उससे जुड़े हुए हैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल, और वहाँ से ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। सही में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा कार्य है ये कि कितने लोग आज तो इसका लाभ ले रहे हैं। मुझे एक बात बताइए रोहित सर कि कुछ डिजीज जेनेटिकली भी होते हैं, तो ऐसे ये हार्ट ट्रबल जो है ये जेनेटिकली होता है क्या? और अगर ये है, किसी को अगर जेनेटिकली होता है तो इसे हम ठीक कर सकते हैं क्या? और वो जो पेशेंट है वो एक सामान्य जिंदगी जो नॉर्मल एक आदमी जीता है वैसे जिएगा? सो जेनेटिक अपना ये हार्ट का प्रॉब्लम आपको जेनेटिक है, इसका मतलब आपके भाई बहन या आपके ब्लड रिलेटिव्स में से किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, हम उसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर आपके बॉडी में है। बट बहुत बार जेनेटिक फैक्टर जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल ऑल्सो, यानी वो किसी के बॉडी में या ब्लड में आ रहा है तो इसका मतलब उनका हाई रिस्क बनता है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर वो सारे तरीके से प्रिकॉशन लेते हैं, अगर वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट करते हैं, या उनका बेसिकली ऐसे लोगों का ये होता है कि उनका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो छोटे चीज़ों को एकदम से बॉडी रिस्पॉन्स करके ब्लॉकेज या थ्रम्बस बना देती है, तो ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सो इफ़ यू मैनेज योर लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल डिसीज़ आप मैनेज करते हैं और आप वो लेवल पे नहीं पहुंचते कि आप इग्नोर कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर है तो बढ़ने दो, नहीं मैं लूंगा गोलियां, या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, या मोटापा कंट्रोल में नहीं है, या डायबिटीज आपका स्मोकिंग है, आपका ड्रिंकिंग का हैबिट है, ये सब चीज़ें आपको पता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपका वो जेनेटिकली आपका प्रीडिस्पोजिशन होने की वजह से आपका चांसेस ज़्यादा बनता है। अगर कोई ये वाले फैक्टर्स को कंट्रोल करता है तो हम काफ़ी हद तक हार्ट के प्रॉब्लम रोके जा सकते हैं। इवन दो आपके घर पे भी हार्ट के प्रॉब्लम हो तो भी आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसको हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं। देयर इज वन मोर टॉपिक, वन मोर कंसेप्ट नाउडेज कमिंग, नाउडेज वी आर डिस्कसिंग एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक। तो एपिजेनेटिक क्या होता है? ये जीन्स के ऊपर होता है। तो एपिजेनेटिक इज लाइक अ स्विच, वो ऑन और ऑफ होता है। अगर समझ लीजिए किसी का हार्ट डिसीज होने का उसके इसमें प्रीडिस्पोजिशन जेनेटिक फैक्टर है, लेकिन उसका एपिजेनेटिक पे मैंने उसको ऑफ करके रखा है, तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दैट इज द रीजन हम एपिजेनेटिक के ऊपर काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं, जहाँ पे हम पता कर रहे हैं कि क्या फैक्टर है कि हम वो जो डिसीज होने वाला है, समझ लीजिए किसी को हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होने, ट्राइग्लिसराइड इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो किसी को ट्राइग्लिसराइड हाई होने का चांस ज्यादा है, तो हम क्या एपिजेनेटिक लेवल पे कार्य कर सकते हैं जो उनके बॉडी में जेनेटिक लेवल पे नहीं आके उनका वो डिसीज में कन्वर्ट ना हो। दिस इज वी कॉल्ड एपिजेनेटिक फैक्टर। सो ये बहुत सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल पे आपके हाथ में रहती है कि कैसे हम कंट्रोल करें। सरल भाषा में जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है अल्टीमेटली उनके ही हाथ में है कि वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन को आगे बढ़ा सकते हैं या उससे बच सकते कितना हद हैं। तक सो कंट्रोल कर सकते दे नीड टू कंट्रोल देयर लाइफस्टाइल, दे नीड टू फॉलो अ गुड हेल्दी रेजिम, ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइजेस। रूटीन पब्लिक अगर ये जानना चाहती है कि हमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वगैरह ऐसे कुछ है या हार्ट अटैक होने के चांसेस या कार्डियक डिजीज होने के चांसेस, तो लाइपोप्रोटीन ए एंड लाइपोप्रोटीन बी ये सिंपल ब्लड की जांचें होती है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे जेनेटिक्स में या फिर हमें कार्डियक डिसीजेस के रिस्क फैक्टर कितना है। एक HSCRP करके टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि आपका इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स कितना है। ApoA, ApoB, HSCRP, these are जेनेटिक फैक्टर्स। और भी कुछ टेस्ट होते हैं, थोड़ी अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो दे कैन डू द जेनेटिक प्रोफाइल, जहाँ से एक तुरंत आपको एक रिपोर्ट बन के आता है कि आपको कितना % चांस है जेनेटिकली हार्ट डिसीज होने का। तो अगर ये रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आता है तो उस पर ट्रीटमेंट लेने के बाद वो सामान्य जिंदगी फिर से जी सकता है? जेनेटिक के ऊपर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, नहीं। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ट्राइग्लिसराइड लेवल या हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, ये जो हाइपर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, ये सब चीजें आपके इसमें है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो उसकी वजह से ये सब चीजें सर बेसिकली ये है, ये जो जांचें बता रहे थे या जो डिस्कस कर रहे थे वो है सतर्क करने के लिए। हाँ। अब हमारी छत लीक हो रही है और बारिश का मौसम आ रहा है, अगर हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अल्टीमेटली लीक होकर घर गंदा होगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ये बीमारियां हमें पता चल रही है कि हम पहले से ही इसके मतलब इसके ग्रसित हो सकते हैं तो हमें उससे बचना है, पहले से सतर्क हो जाना है। तो ये सारी जो जांचें हो रही है, पहले चलता था कि बीमारी हुई उसका इलाज हुआ, आजकल जमाना हो गया है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, कि बीमारियां होने के पहले हम पकड़ें कि बीमारी होने की संभावनाएं कितनी है भविष्य में और उसे हम अवॉइड करें।
कई प्रकार के कैंसर्स होते हैं, जैसे सबसे कॉमन और सबसे वेल रिसर्च कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर जो चल रहा है। मैनी जेनेटिक फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड, कई और फीमेल्स में ये पास ऑन भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है, तो लोग आजकल उसे आइडेंटिफाई करके उसके लिए पहले से ही ट्रीटमेंट्स शुरू कर देते हैं। तो ये हार्ट अटैक से रिलेटेड ऐसे कौन से लक्षण है जो बहुत सामान्य लगते हैं और लोग नजरअंदाज कर देते हैं उसे? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है छाती में जलन होना या पेन होना। मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हार्ट डिसीज अगर किसी को है या किसी को हार्ट अटैक हो चुका है या किसी दूसरे फॉर्म का हार्ट डिसीज है जिसे हम हार्ट फेलियर या एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह कहते हैं, वो लोग अपनी नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। बाकायदा वो लोग बहुत अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में पार्ट लें। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअलाइज मतलब एक पेशेंट को ध्यान में रखते हुए एक टेलर्ड मेड प्रोग्राम्स बनाते हैं कि वो किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, किस तरह की एक्सरसाइजेस उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। अभी पेशेंट हेल्थ फ्रीक है बट वो कार्डियक डिसीज से ग्रस्त है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस या एक्सर्शनल एक्सरसाइजेस अवॉइड करने चाहिए। दे शुड फोकस मोर ऑन अ मॉडरेट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में एनरोल करके रिहेबिलिटेशन का पार्ट बने। लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डाइटरी प्लान्स कह लीजिए या हेल्दी लाइफस्टाइल के पीछे चलें, है ना। स्लीप हाइजीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें को इसके साथ जो पेशेंट्स होते हैं सामान्य ज़िंदगी अपनी जी सकते हैं। जैसे कि डाइट के बारे में आपने कहा, तो इसका कोई ऐसा स्पेशल डाइट है जो हम ले सकते हैं उस ट्रबल के दौरान? यस, डाइट अगर हम सबसे बेसिक तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा फैटी क्रीमी जो सैचुरेटेड फैट से रिलेटेड डाइट्स होती हैं वो अवॉइड करनी है। सबसे अच्छा होता है फाइबर्स, जिसमें हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, हम ये सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट रखें, फैट ज़ीरो रखें, प्रोटीन्स की मात्रा भरपूर लें, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट्स की मात्रा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते चलें, बैड फैट जिसे हम कहते हैं वो कम होते चलें। सो हेल्दी फैट्स में ऑलिव ऑयल या फिर जो हम लोग फूड वगैरह में यूज़ करते हैं कैनोला ऑयल या फिर नट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। कई लोग जैसे अब अगर हम बहुत देसी बात करें तो घर में कहते हैं कि घी तेल खाना चाहिए, जो पुराने ज़माने में लोग कहते थे, हम तो आधा आधा कटोरी घी पी जाते थे। बट आप समझिए कि उनका फिजिकल एक्टिविटी भी उस लेवल पे होता था। वो आधा कटोरी घी पीने के बाद 4 किलोमीटर साइकिल चलाते थे या खेत में जाके काम करते थे। आजकल हमें टोस्ट लेने भी जाना है तो वी गेट आवर 2 व्हीलर्स। मैं ये पब्लिकली नहीं, मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि अगर हमें आधा किलोमीटर भी कहीं जाना होता है तो वी गो बाय 2 व्हीलर और बाय 4 व्हीलर। वी डोंट वांट टू राइड अ बाइसिकल, वी डोंट वांट टू वॉक डाउन द लेन, स्पेशली काम करने के लिए। लोगों को चाहिए कि काम जल्दी हो जाए, है ना। लोग डेडिकेटेड वॉकिंग करने चले जाएंगे, डेडिकेटेड जिम चले जाएंगे, बट अगर जब काम करने की बारी आती है तो वो दे यूज सम फॉर्म ऑफ मॉडरेट, सम फॉर्म ऑफ राइड्स, है ना, कंफर्ट देखते हैं। सो जैसे आपने पूछा डाइट्स कौन से होते हैं, तो हेल्दी डाइट में अगर हम किसी भी प्रकार की डाइट ले सकते हैं, बशर्ते हम उतना उसको फिजिकली यूज करें, है ना। दादी कहती है घर में कि घी लगाई हुई रोटी खा ले, कुछ नहीं होगा, बट दादी को पता है कि वो खाना खाने के बाद जाकर सोएगा। सो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। सो व्हाट वी शुड कंसीडर कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, आप उसके हिसाब से अपनी डाइट। सो ये किसी के लिए भी जनरलाइज नहीं कर सकते हम कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है। व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज कि वी नीड टू मेक अ टेलर्ड मेड और इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान्स। अगर लोगों का फिजिकल एक्टिविटी कम है, लेथार्जी है ना, ज़्यादा लेटे हैं या ज़्यादा बैठे बैठे काम कर रहे हैं, सो इन दैट सिनारियो पेशेंट लोगों ने सैचुरेटेड फैट्स टोटली अवॉइड करने ही चाहिए, है ना। और जो लोग नॉनवेज लेते हैं, नॉनवेज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो ऐसा नहीं कि आप नॉनवेज मत खाइए, रेड मीट वगैरह आप ले सकते हैं, बशर्ते आप उसको रोस्ट करके ले लीजिए या एयर फ्राई कर लीजिए, है ना। फिश आप ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सो दैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, ओमेगा 3। सो मॉडरेट अमाउंट में आप ले सकते हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे आप जो हाई फैट, जैसे होल, अब ऐसा समझ लीजिए भैंस का दूध इज़ अ हाई फैट मिल्क और गाय का दूध इज़ अ लो फैट मिल्क। सो लो फैट मिल्क यूज़ करना चाहिए। आजकल कई लोग वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हार्ट। सो अल्टीमेटली बात
वही आ जाती है कि हमें टेलर्ड मेड और इंडिविजुअलाइज प्लान करना है। जो चीज़ उनके लिए खराब है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए खराब हो। सो हमें हमारी लाइफ और हमारा कैसा फिजिकल एग्जर्शन और हमारा क्या स्ट्रेस फैक्टर है, हमारा क्या काम हो रहा है, सबसे ज़रूरी चीज़ है बिंज ईटिंग अवॉइड करें। बिंज ईटिंग का मतलब आपने डिनर किया, आजकल हम नागपुर में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आई एम श्योर कि नागपुर से जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ भी ऑर्डर करके खाना मंगाना, लाइक जोमेटोज, और मैं नाम नहीं लेता हूँ सॉरी, बट डिनर करने के बाद रात में मूवी देखते हुए यू जस्ट कॉल समवन और गेट द फूड डिलीवर्ड टू होम, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपको बिंज ईटिंग अवॉइड करनी चाहिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट इज़ लीडिंग टू रिकरेंट एसिडिक रिफ्लक्सेस, लोग जिसे फिर एसिडिटी समझते हैं और वो कब हार्ट डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाएगी यू नेवर नो। सो ये सारी चीज़ें हैं। एक बिंज ईटिंग के बारे में और एक चीज़ बहुत बार होती है कि नॉर्मल पब्लिक सुबह नाश्ता करके जाते हैं, नाश्ता किया और बाद में आपने ऑफिस में शायद लंच ले लिया, कभी कभी लंच मिस हो जाता है, देन यू कम होम एंड फिर डिनर बनने में टाइम रहता है, एंड देन क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है 4 से 7 या 8 बजे या कोई 5 बजे घर आता है तो वो काफ़ी भूखा होता है, एंड जो सामने मिला वो उसको वो खाने लग जाए। जैसे घर पे अगर वेफर्स रखे हुए हैं वो खा लेगा, या कोई ब्रेड लगी हुई है तो वो ब्रेड को कुछ लगा के सैंडविच बना के वाइट ब्रेड खा लेगा। सो दिस काइंड ऑफ बिंज ईटिंग causes the more of the problem, क्योंकि हम तो दिन भर हम सोचते हैं कि मैं खाने में तो ये तेल करूंगा, ये तेल कम खाऊंगा, या मैं इसी चीज को खाऊंगा, या मैं इतना फाइबर खाऊंगा, लेकिन जब शाम को भूख लगती है तो वो बिंज ईटिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करना जरूरी है। जैसे सर ने जो बताया उसका सिंपल सा है कि आप टाइम फिक्स करिए, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स करिए, लंच का टाइम फिक्स करिए, डू एन अर्ली डिनर, और अर्ली डिनर करने के बाद एटलीस्ट यू शुड वॉक फॉर अनदर 20 मिनट्स। जैसे हम सुबह कहते हैं कि आप एम्प्टी स्टमक वॉक करिए विद अ ब्लैक कॉफी और एप्पल, और इवनिंग में आप खाना खाने के बाद वॉक करिए 20 मिनट्स एटलीस्ट मिनिमम, ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। और दैट वॉक कैन बी वेरी ब्रिस्क, बहुत ऐसा नहीं कि उस समय एक्सर्शन करना है, आपको स्वेटिंग करना है, जस्ट टू डाइजेस्ट द फूड और लेट द स्टमक गेट एम्प्टी, लाइक जो गेस्ट खाना जाके जो जमा हो रहा है स्टमक में वो नीचे उतर जाए। तो वो करते हैं तो रात में होने वाली जो तकलीफें होती है, या आप ये कह लीजिए कि जो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, दैट हेल्प्स विद द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एज वेल। अनदर थिंग कि डिनर करने के बाद रात में आप 4 घंटे जग रहे हो तो आपको भूख लगेगी, सो यू नीड टू अवॉइड दैट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि sleep deprivation is one of the major factors nowadays for many diseases, not just heart diseases, for many diseases। आजकल लोगों में झगड़े हो रहे हैं, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, मेंटल रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, एंड अल्टीमेटली ये सारी चीजें कंबाइन होकर स्ट्रेस बढ़ाते हैं जो अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। एनीथिंग मोर टू ऐड? यस, डाइट के बारे में जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें हम कोई भी मैदा हो गया या जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट से शुगर हो गया, वो सबसे डेंजर चीज़ होती है। अभी तो ऐसा बोला जाता है कि शुगर इज नेक्स्ट टोबैको, लाइक आप तंबाकू नहीं खा रहे हैं लेकिन आप शुगर खा रहे हैं तो आप तंबाकू खाने जैसा ही हो गया है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ाता है, एंड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी विल लीड टू द मोर ऑफ फैट, मोर ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन योर बॉडी, एंड बैड कोलेस्ट्रॉल से बढ़ेगा, इससे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब हम सारी डाइट की बात करें तो हम सारे डाइट के प्रश्नों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले के ज़माने में इंडिया में क्या कहूँगा, आप सब लोग भी अपने घर में देख चुके होंगे कि जवार बाजरा बहुत खाते थे, है ना। जवार बाजरा खाते थे, मिलेट्स खाते थे, सीड्स होते थे कई प्रकार के। वो चलन धीरे धीरे चेंज हो गया, फिर गेहूँ वीट का सेवन बढ़ता चला गया, और अभी वापस से नया जो ट्रेंड आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है। हाँ, तो पहले की जो प्रैक्टिसेस होती थी दैट वर क्वाइट साइंटिफिक कुछ चीज़ों में, जो हमें बताता है कि आपको डिवाइड करना है मील्स को। गेहूं की रोटियां तब बनती थी जब कोई त्यौहार होता था, या गेहूं की रोटियां तब बनती थी जब किसी का घर में कोई आ रहा होता था, तो है ना, उस समय पहले जवार बाजरा ज़्यादा चलन में था। अपने महाराष्ट्र में तो भी बहुत हम लोग जवार बाजरा यूज़ कर लेते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो यूज़ लॉट ऑफ मैदा, है ना, मैदा बहुत यूज़ करते हैं। अगेन महाराष्ट्र में बहुत माएँ अपने बच्चों को छोटे में नाचनी वगैरह खिलाती है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद माय फ्रेंड्स कि लोगों को नाचनी पता नहीं होता है क्या होता है। नाचनी मतलब रागी। तो पीपल डोंट नो, मैनी ऑफ द पीपल डोंट नो कि नॉर्थ साइड में रागी बहुत ज़्यादा क्या होता है। आजकल ये चलन चल रहा है कि आप रागी खाइए, रागी की रोटियां बनाइए, बट ये सारी चीज़ें पहले की है। अगर हम डिस्कस करें पहले की, मतलब
आज से 30 साल पहले हम लोग ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहे थे, अभी उसको रीपैकेजिंग करके महंगा करके बाजार में बेचा जा रहा है. सो डाइट में यू नीड टू टेक गुड अमाउंट ऑफ मिक्स्ड ग्रेन्स, सभी प्रकार के ग्रेन्स खाइए, अवॉइड मत करिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ग्रेजुअली आप देख रहे होंगे नए जनरेशन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते. जैसे हम अपने महाराष्ट्र में भाजिया कहते हैं, लाल भाजी, मेथी, पालक, ये सब चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, है ना. आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर्स में दे ईट लॉट ऑफ सैलेड्स. लाइक हम कहते हैं कि वो लोग तो ब्रेड खाते हैं. अब कई पेरेंट्स होंगे जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, बट वहाँ देखो वो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं. या ऐसा नहीं है. अगर आप इंडिया का पिज़्ज़ा कंपेयर करो और इटली का पिज़्ज़ा कंपेयर करो, दे आर बहुत डिफरेंट. दोज आर द सॉर ब्रेड्स. सॉर ब्रेड मतलब वो फर्मेंट करके बनाई जाती है. यहाँ पे मैं रेडी टू ईट ब्रेड आती है. तो रेडी टू ईट ब्रेड खाओगे जो मैदे से आपको कन्वर्ट होकर बन रही है, तो दैट विल बी हार्मफुल, है ना. अब वहाँ की जो ब्रेड होती है वो सारी चीज़ें वो उनका डेली इसका रूटीन का पार्ट है. दे ईट लॉट ऑफ सैलेड्स, दे ईट लॉट ऑफ ब्रेड, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कंपेयर टू इंडिया ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लो देयर. अगर आप चाइना में कंपेयर करो, दे ईट लॉट ऑफ, चाइना या साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया और इस तरफ की, दे ईट लॉट ऑफ ब्रॉथ रिलेटेड फूड, लाइक दे ईट लॉट ऑफ सी फूड्स. So they eat very less salt. They don't incorporate salt in. अपने इंडिया में स्पाइसेस बहुत यूज होते हैं, सॉल्ट बहुत यूज होता है, और सॉलिड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग. तो जो ब्रॉथ रिलेटेड फूड होते हैं वो that also helps with the cardiac diseases. हम उनको बोलते हैं कि हम वेस्टर्न डाइट नहीं फॉलो करना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न पीपल आर ईटिंग बेटर डाइट देन दैट्स somewhere कुछ चीजों में. तो यही रीजन हो सकता है सर कि इंडिया में हार्ट के जो पेशेंट्स है वो ज्यादा आ रहे हैं विदेशों की तुलना में. मे बी एक छोटा सा एक स्टडी हुआ था, उसको फैक्टर का नाम है एडवांस ग्लाइकोलेटेड एंड प्रोडक्ट. सो ये क्या होता है, AGE नाम है उसका, यू कैन सर्च ऑन द वेब. दैट जो भी हम समोसा तलते हैं, या समझ लीजिए किसी ने तंदूरी चिकन रहता है, आप उसको वो तंदूर पे गर्म करते हैं. सो एन ग्लाइकोलेटेड प्रोडक्ट ये होता है कि अगर कोई भी फैट मिक्स्ड विद द प्रोटीन, देन वो कॉजेस एक लेयर, खाने के ऊपर एक ब्राउन सी लेयर बनी रहती है. इवन दैट लेयर विच इज फैट और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, वो आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, आपका एजिंग बढ़ा सकते हैं, उससे काफी इन्फ्लेमेशन बॉडी में डेवलप होता है, एंड देन दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम्स लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड अदर डिसीजेस. तो ये जो लेयर होती है, ब्राउन सी लेयर बनती है तेल के साथ, जब हम उसको पकाते हैं, समोसे के ऊपर जो ब्राउन बनता है, तो वो आपको काफी हद तक कम. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ऐसे खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, बहुत ही बोरिंग खाना खाइए, ऐसा नहीं है. खा सकते हैं, लेकिन आप एक कंट्रोल में करिए. अगर आप रोज आप ऐसा एक AGE रिलेटेड प्रोडक्ट खाएंगे जिसमें ऐसे ब्राउन या तला हुआ, जिसमें एक लेयर बनी हुई है ब्राउनिश लेयर, और वो हमें रोज खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाला है. अगेन बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी का अगेन नाम नहीं लूंगा, दे आर मेकिंग इंडियंस एडिक्टेड टू शुगर. लाइक आप सिंगापुर में जाओगे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल अगेन, अगर आप कोक मांग रहे हैं और वहाँ एक कोक ले रहे हो, तो दे नीड टू मेंशन कि कितना शुगर है उसमें. और उन्होंने एक अपर लिमिट सेट करके रखी है कि कोई भी ड्रिंक्स में या कोई भी डाइट में इससे ज़्यादा शुगर नहीं होगा. अगेन 7 साल से छोटे बच्चों को वो ड्रिंक्स आप नहीं दे सकते. आपको शुगर 7 years तक अवॉइड करना है इन चाइल्ड. सो दे हैव मेड अ वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रिगार्डिंग. दे आर, आप देखेंगे इन चाइनीज पीपल एंड इंडियन पीपल, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बहुत ह्यूज डिफरेंस है. इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 80 to 90 years, whereas in China it is almost 100 years, I believe, है ना. सो एज डिफरेंस, जो एज एक्सपेक्टेंसी होती है हमारी, वो भी बहुत बहुत डिफरेंट है. सो इंडिया में जो नॉर्म्स है कि इंडिया इज अ डंपिंग ग्राउंड, हम कह लें वर्ल्ड का, कि जो प्रोडक्ट कहीं नहीं चल रहा है वो यूएस में अगर बैन है तो वो इंडिया में लाके डंप करिए. यूएस यहाँ पे जरूर लोग उस चीज को खरीद लेंगे और कंज्यूम करेंगे. प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स है जो बाहर यूज नहीं होते और हमारे खाने में यूज होते हैं. पॉलिसीज में भी अगेन नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट द गवर्नमेंट हैज टर्न अ ब्लाइंड आई बिकॉज दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू आउट ऑफ इट. कुछ स्टेट्स में टोबैको बैन है, कुछ स्टेट्स में टोबैको तो आई गेस कहीं बैन नहीं, बट अल्कोहल, लीकर इज, बट लीकर 4 गुना बिकती है उसी स्टेट्स में. we were in Varda for some time together. We have seen that alcohol is, it's called a dry city, but there is more alcohol than Nagpur in Varda. So we have to make certain norms, or government should take certain steps
एटलीस्ट आजकल कई बड़े होटल्स में या बड़े कैफेज में ऐसा होने लगा है कि दे आर मेंशनिंग द कैलोरी और दे आर मेंशनिंग द Right. इंग्रेडिएंट्स और ingredients कंटेंट्स बिलो द फूड, लाइक अगर Hmm. बुफे में लगा हुआ है तो दे आर मेंशनिंग कैलोरी एंड कितना शुगर कंटेंट है उसमें, वो मेंशन कर रहे हैं. तो इट शुड बी मेड बहुत सरल है कि आप कोई कैफे में जा रहे हो, वहाँ पे में अगर ये आइटम है तो उसके सामने आप मेंशन करिए कि उसमें इतना शुगर है. एटलीस्ट लोगों को पता चले कि हम इतना शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, उसी से लोग संभल जाए. समझ. Hmm. इस पे एक्चुअली कंट्रोल होना जरूरी है कि जैसे भी बिल्कुल. स्ट्रीट फूड हम लोग देखते हैं वो तो कोई नॉर्म्स कोई norms ही Follow ही follow नहीं करते. आप- आप बहुत भीड़ वहाँ रहती है. हाँ, और फूड में क्या क्या डाला हुआ है Exactly. टेस्ट के लिए, Exactly. वी डोंट नो एनीथिंग. आपने जो भी समोसे का एग्जांपल दिया तो मैं तो कई बार हमारे कॉलेज के सामने कुछ रहते हैं तो वो उसी तेल में हाँ, वो हार्ड तीन थिंग यूज बार करते हैं. समोसे तल लेते करेक्ट हैं. करेक्ट. वो तो सबसे गलत चीज है जहर- जहाँ पे आप बार बार एक ही तेल पे तल रहे हैं, हाँ. तो यू आर इंक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट ऑयल एंड ऑल्सो इट इज गेटिंग लो, और भी खराब होते, वो तेल खराब होते और जाता है खराब. जितने बार आप तलेंगे. तो इसलिए ऐसे तेल भी आप घर पे जब अगर यूज कर रहे हैं, एक बार तल रहे हैं तो उसको आप डिस्कार्ड कर लीजिए, आप फेंक दीजिए. आप उसको बार बार यूज करेंगे तो आप कम अमाउंट में भी तेल लेंगे तो भी वो घातक रहता है. अल्टीमेटली जो हम फूड ले रहे हैं या फिर जो हम व्यसन कर रहे हैं इंडिया में, या आप अपने मित्रों में भी देखते होंगे, हम लोग हर चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं. अल्कोहल भी जब इंट्रोड्यूस हुई थी, इट वाज इंट्रोड्यूस एज अ मेडिसिन, हमने उसका अब्यूज़ किया. सिमिलरली अगर आप मतलब नॉर्दर्न कंट्रीज में जाओगे, दे डू स्मोक अलॉट, बट उनके जो टोबैको कंटेंट होता है स्मोक्स में, दे आर वेरी लेस. लाइक आप अगर रशिया जाएंगे तो वहाँ वोडका नहीं पियेंगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव रशिया बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड. आप इंडिया में अगर साउथ में जाके वोडका पी रहे हो तो डेट विल बी हार्मफुल बिकॉज इट विल कॉज लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन. पहले ही वहाँ ह्यूमिडिटी है, आप और अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, आप आपके बॉडी से पानी ही चला जा रहा है, तो आपका ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो बहुत ठीक हो जाएगा एंड इट विल कॉज सम फॉर्म ऑफ रुकावट होंगी आपकी नलियों में एंड इट मे कॉज हार्ट अटैक. सो आपको देखना है कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है. लाइक अल्कोहल वॉज और अल्कोहल शुड बी कंज्यूम्ड in a moderate or very less amount. It is good for heart in some way, but ये- उसका abuse नहीं होना चाहिए. Abuse is अगर आप केले भी 3 से ज्यादा खा लोगे तो पेट दर्द होगा. आप केले के बहुत फायदे हैं, बच्चों को भी देते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बट everything should be moderate. Alcohol should not be drink because इंडिया में मिलावटी बहुत सारी चीजें होती है और इंडिया का वेदर इज नॉट अच्छा नहीं है जहाँ आप अल्कोहल कंज्यूम करो. एक अल्कोहल के बारे में जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत बार हमें लगता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर द हार्ट, बट ऐसा पाया गया है न्यू रिसर्च में कि देयर इज नो रोल ऑफ अल्कोहल पुटिंग द हार्ट हेल्दी. पहले के कुछ रिसर्च हुआ है, देयर इज अ मिक्स उसमें ओपिनियन है कि होता है नहीं होता है. अल्टीमेटली अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप हार्ट के लिए अल्कोहल पीजिए, तो वो कोई भी कंट्रोल में नहीं पीता है, उसका एक एब्यूज होता ही है और आगे जाके वो धीरे धीरे बढ़ता है. एंड दैट्स द रीजन कि अल्कोहल हमने अवॉइड ही करना चाहिए. जितना हो सके हम किसको ना बोलेंगे तो ही वो नहीं पिएगा. हाँ, छोटी मात्रा में अगर कोई पी रहा है तो उसका वो लॉन्ग टर्म तक नुकसान है, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ा के वो नुकसान होने वाला है. प्लस अल्कोहल के साथ हम बहुत बार अल्कोहल नहीं पीते हैं, साथ में स्नैक्स जाता है, उसमें वेफर्स जाते हैं, तली हुई चीजें जाती है, जैसे मैंने बोला AGE करे प्रोडक्ट जाते हैं जो तले हुए और मिक्स होके ब्राउन कलर के हो जाते हैं. तो ये चीजें अपन अल्कोहल के साथ सबसे ज्यादा लेते हैं. रोज कोई समोसा कचौरी पूरिया हाँ. नहीं खा रहे हैं, बट वी आर कंज्यूमिंग एन नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जो फ्राइड है. रोज कुछ अलग रहेगा लेकिन वो भुजिया, रहेगा. मिक्सचर, फरसान, सही है. है ना, फाफड़ा कह लीजिए, अलग अलग किस्म की चटनियाँ कह लीजिए, जिसमें हम बहुत ज्यादा सॉल्ट की मात्रा यूज Yes. कर रहे हैं. सॉल्ट इज अ गुड प्रिजर्वेटिव फॉर इंडियन फैमिली. लाइक अचार बना रहे हैं तो सॉल्ट डाल के रखो, खराब नहीं होगा. जब आप वो आप अचार कंज्यूम कर रहे हो तो आप ऑयल भी कंज्यूम कर रहे हो और सॉल्ट भी salt भी consume consume कर रहे हो. और इनडायरेक्टली जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा हाँ, है पता नहीं कि चल उसके रहा. अंदर कितना सॉल्ट है. आज तो तला हुआ कुछ नहीं खाया, हाँ, बट आपने खा ये चुके खा- हो, आप खा चुके हो. मतलब रोज कुछ ना अचार कुछ के हो रहा साथ है. हाँ, आपने रोज रोटी हो खा रहा लिया. है. मैंने आज समोसा खाया, कल अचार खाया, परसों वेफर्स खाया, लेकिन मैंने तो तीनों दिन कुछ ना और कुछ- आज अगर गलत किसी चीज़- ने अचार के साथ रोटी खा लिया तो उसने कार्ब्स ले लिया रोटी के साथ, जो मैदा और गेहूं से बनी हुई है, और उसने अचार और ऑयल सब खा लिया. एंड दैट्स ऑल द डाइट इज. लोगों को लगता है कि हम तो कुछ खा नहीं रहे हैं. ऐसा हाँ. लोग बोलते हैं ना कि हाँ, हम लोग तो मिठाई कुछ है. भी बाहर का नहीं खा रहे हैं, हाँ. फिर भी मुझे तकलीफ है. फिर भी तकलीफ बढ़ रही है, फिर भी एसिडिटी हो रही है. हाँ. सो अभी कह लीजिए रात के समय हमें अदरक लहसुन सुबह कंज्यूम करिए, इट विल गेट डाइजेस्टेड ड्यूरिंग द डे टाइम. आप रात में पाव भाजी खा लेंगे जो कि अपने
महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा रात में ही कंज्यूम होती है. फेमस है पाव भाजी. That is very wrong. आप you are eating lot of potatoes, Right. lot of spices, and you are eating a bread. Right. So ये सारा का combination Seriously. आप रात में खा के सो जा रहे हो. So that is a crime to your body. Seriously. से बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ है अभी यहाँ पे. भरत सर, मुझे बताइए कि हार्ट डिसीज के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या हो सकती है? पहली बात तो ये कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए. आप कुछ नहीं कर रहे हैं, that is again very wrong. सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज होते हैं ब्रिस्क अमाउंट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेज, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बीपी को कम रखने में हेल्प करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बंद करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज करता है, और अल्टीमेटली आपके वेट और बाकी के जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है, कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब बाकी की जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो आपके हार्ट अटैक वगैरह को बढ़ाता है. तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प करेगा. सो इसमें आप स्लो जॉगिंग कर सकते हो, है ना, या वॉकिंग कर सकते हो, स्लो साइकिलिंग कर सकते हो. स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज व्हाट वी कैन डू. स्कीपिंग वगैरह कर सकते हो इफ़ यू आर लेस देन 40-45 ईयर्स और आपके नीज वगैरह में कोई इंजरी नहीं है या पैरों में इंजरी नहीं है, तो यू कैन गो फॉर स्कीपिंग. Yes. इवन डांसिंग इज़ गुड. तो ये कार्डियो एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड. अगर आप वेट ट्रेनिंग की तरफ जाते हो तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेट ट्रेनिंग करिए, बट अगेन आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करिए कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या आपको आपके बॉडी के लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करने हैं. जैसे हमने पहले भी देखा कि लोग बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज करने के पीछे भागते हैं, एंड देन दे गेट अल्टीमेटली सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और एक्सर्शनल इंड्यूस्ड इस्चेमियास, लाइक हार्ट में कुछ सेकेंड्स के लिए हार्ट की नलियाँ ब्लॉक हो जाती है, और फिर काफ़ी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे जहाँ पे मैं जिम में व्यक्ति जिम करते करते ही कोलैप्स हो जा रहे हैं. सो बेसिकली जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है वो आपके वेट मसल टोन के लिए होती है, फैट बर्न के लिए होती है, आपके बॉडी के शुगर के को कंट्रोल रखने के लिए होती है, आपका जो पोस्चर्स है या जॉइंट्स है उसको मजबूत रखने के लिए होती है. तो डेफिनेटली आप वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं जिसमें आप अपनी खुद की ही बॉडी का वेट यूज़ कर सकते हो, लाइक क्रंचेज हैं या स्क्वाट्स हैं या फिर पुशअप्स हैं, जहाँ अपने खुद के बॉडी का वेट यूज़ करके ही वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं. Yes. यू कैन यूज़ लो वेट डम्बल्स. आपके बॉडी का यू कैन इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट यू शुड स्टार्ट विद अ गाइडेड, आई बिलीव गाइडेड होना चाहिए. 2 से 3 बार आप हफ्ते में वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, और कार्डियक ट्रेनिंग आप 4 to 5 टाइम्स अ वीक कर सकते हैं. सो यू कैन डिवाइड द शेड्यूल Yes. इन द वीक. Just give you the simple guideline कि कुछ type and 3 parts of exercise. Firstly आप warm up करिए, then you can go for the cardio, you can go for the resistance which is a light to moderate weight Resistance intensity band use कर exercise, then go for the your recovery which is a stretching and the cool down. ये 4 पार्ट आपके एक्सरसाइज में होना चाहिए. जरूरी नहीं कि आप रोज ये 4 पार्ट करो. आप एक दिन वार्म अप करके गो फॉर अ वॉक एंड रन, वॉक एंड जॉग, स्टार्ट विद अ माइल्ड एक्सरसाइज. मैं किसको भी नहीं बोलूंगा कि पहले दिन से आज मैराथन दौड़ना चालू करिए. पहले चलिए, फिर धीरे धीरे उसको जॉगिंग वॉकिंग में कन्वर्ट करिए. ये हो गया आपका कार्डियो. देन आप एक 2-3 kg 5 kg के डंबल लेके घर में ही आप वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं. सिंपल दीवार को ये करके पुशअप कर सकते हैं, और अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं या आप बाहर जा सकते हो जिम में, आप ट्रेनर लगाइए सो दैट वो आपको सिखाएगा कि क्या वेट ट्रेनिंग होता है, सो दैट आप इंजोर्ड ना हो. ये हो गया वेट ट्रेनिंग. और अपने जो मसल्स होते हैं ये इट्स अ सेकंड का बीपी भी कंट्रोल में होता है, आपका ओवरऑल एनर्जी बना रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है. तो हम ये बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि आज मैंने अगर कुछ 400 कैलोरी कुछ खा लिया तो मैं जो बर्न करने के लिए इतना दौड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है. अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, इफ यू आर डूइंग डेली एक्सरसाइज जिसमें आप रनिंग एंड वेट एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, अगर उससे मेटाबॉलिज्म आपका सुधर जाता है और आपका हाई कैलोरी इंटेक भी होता है, तो भी वो अपने आप बॉडी बर्न कर लेती है. तो ये जरूरी नहीं कि मैंने 1 लड्डू खाया तो अभी मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा. वो कंसेप्ट वो नॉर्मली कंसेप्ट नहीं होता है. समराइज डॉक्टर रोहित, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपने 2 दिन बहुत ज्यादा दबा के बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस कर ली और फिर आप 5 दिन कुछ नहीं कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए. आप रोज कम मात्रा में एक्सरसाइजेस करिए. अगेन जो 50 प्लस है या 55 प्लस इंडिविजुअल्स है, योगा, स्ट्रेचिंग, सम फॉर्म ऑफ सूर्य नमस्कार इज वेरी गुड फॉर देम. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इज वेरी गुड, लाइक अनुलोम विलोम जो हम नॉर्मल अपने घर और हाउस होल्ड में देखते हैं, योगा, अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. अगर मान लीजिए ये सब भी नहीं हो रहा है, आपका फ्लोर अगर 5th फ्लोर पे है, घर आपका 5th फ्लोर पे है, आप रोज लिफ्ट से ऊपर नीचे करते हो,
जस्ट व्हाट यू कैन डू, आप लिफ्ट से ऊपर नीचे करना बंद कर दें, आप स्लो पेस से अपने सीढ़ियाँ चढ़े, सीढ़ियों से ऊपर जाएं, सीढ़ियों से नीचे आए. Even So car ये- parking also, we can park somewhere a little far and then walk to the office. सो व्हाट जिसे आप समय नहीं कुछ है, कुछ प्रोफेशंस हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है फॉर हाउस वाइफ कह लीजिए, जिनको बच्चों को सुबह तैयार करना है, सो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती है, जहाँ वो डेडिकेटेड एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना. तो आप सिंपल चीजें कर सकते हैं. ऑफिस अगर आपका 10th फ्लोर पे है, 5 फ्लोर आप चढ़िए, 5 फ्लोर लिफ्ट से जाइए. Yes, You yes. try to climb 6th floor after 10 days. You try to climb 7th floor more 10 days later. तो आप ऐसा करते करते आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत जिम लगाना है या आपको 1 घंटा देना ही देना है. आप एक्सरसाइजेस कहीं से भी निकाल सकते हैं. ऐसे बहुत लोग होंगे हमारे दर्शकों में जो कहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिल रहा है. सबसे बड़ा एक्सक्यूज है ये कि समय नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसी में ढूंढे कि हम कहाँ ये चीज कर सकते हैं. अगर आपका काम करने का एरिया या जहाँ आप घर है और वहां से काम करने का एरिया विद इन 1.5 किलोमीटर है, यू कैन वॉक इट, यू कैन गो बाय साइकिल और यू कैन क्लाइंब द स्टेयर्स टू द बिल्डिंग. हाफ एन आवर तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे इंडिविजुअल ने निकाल लेना चाहिए. रोज जैसे हम निकालना ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, तो आधा घंटा तो एक्सरसाइज के लिए देना ही चाहिए. वो मैंडेटरी है. और जैसे हमने पहले बात किया कि कोई भी एक्सरसाइज रेजिम ज्वाइन करते हैं तो आपको स्क्रीनिंग करना जरूरी है. ऐसा नहीं कि आपको पहले से प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है और आप एक्सरसाइज करने चले गए और ये सब तकलीफें बढ़ गई. रोहित सर, अभी वैसे तो काफी सवाल है मेरे मन में कि, लेकिन हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है, तो मुझे बताइए हमारे यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सो बेसिकली क्या होता है कि हमें लगता है कि मैं तो 30s में हूँ या 40s में हूँ और तो आगे तो टाइम है, मुझे ब्लड प्रेशर डायबिटीज नहीं है. लेकिन जैसे आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं या करियर के बारे में सोचते हैं, आप ये भी सोचिए कि ये टाइम है जब आपको ज्यादा हार्ट अवेयरनेस होना जरूरी है. आपको ज्यादा अच्छे तरीके से अपने हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है. बी इट योर एक्सरसाइज, योर डाइट, योर डेली रूटीन और योर हेल्थ इंश्योरेंस और योर डेली और योर रूटीन चेकअप, हेल्थ चेकअप और वंस एन ईयर चेकअप. ये करना बहुत जरूरी है. अगर हम ये इन्वेस्ट करेंगे इन अर्ली एज, इन 20s, 30s एंड 40s, तो आगे जाके आपकी लाइफ काफी स्मूथ होने होगी. आपको ज्यादा आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगा. इन योर 50s, 60s एंड 70s आप जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांस कम होते हैं. तो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, बी एम्बिशियस बट बी हार्ट स्मार्ट ऑल्सो, एंड डू द वर्क स्मार्टली एंड ऑल्सो लुक आफ्टर योर हार्ट स्मार्टली. अभी सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला. कोविड आया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बट कोविड का जो इरा आया उसके बाद से मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में भी चेंज देख रहा हूँ. पीपल आर अवेयर. अभी पीपल थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं अपने हेल्थ को लेके, और कुछ लोग उस समय धक्का खाकर अभी वापस से निग्लेक्ट भी कर रहे हैं, है ना. तो ऐसे भी दो इसमें लोग हैं. तो सर ने कहा कि हेल्थ में इन्वेस्ट करें. हमने कोविड में क्या सीखा, एक आपदा आई, उसके बहुत सारे नेगेटिव थे बट उसमें कुछ चीजें पॉजिटिव रही जो मैं काफी सारे पेशेंट्स को समझाता हूँ. सबसे पहले तो उसमें पॉजिटिव था कि हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, जिससे हम बहुत सारी डिजीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें स्लीप हाइजीन, डाइट हाइजीन, हेल्थ हाइजीन जो हमने अभी डिस्कस किया, सोशल हाइजीन जिसमें हम हैंड वॉश और थूकना वगैरह ये सब नहीं करते हैं, खांसते नहीं है ना. तो हेल्थ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. अल्टीमेटली आपकी हेल्थ ही आपके काम आएगी, ना आपका पैसा आपके काम आएगा. इन्वेस्ट इन योर फैमिली के साथ खुश रहिए. अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी झगड़े, अननेसेसरी चिड़चिड़ापन, है ना. अब्यूज करना चीज़ों को बंद करिए. अब्यूज सिर्फ पैसा घर के बाहर लेकर जाती है, घर में पैसा बचता नहीं है, और अल्टीमेटली पूरे घर का ही हेल्थ खराब होता है, मेंटली और फिजिकली. सो कंसिडरिंग हार्ट, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, वी हैव टू हैव अ वेरी टाइमली अप्रोच. सही समय पे हमें उसे करेक्ट करना है, या उसके लिए हमें हेल्प लेनी है, डॉक्टर से कह लीजिए, हॉस्पिटल से कह लीजिए, या खुद से कह लीजिए. और अल्टीमेटली हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच, हमें एक कंबाइन एफर्ट लेना है, जहां हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारा स्लीप हाइजीन, हमारे मेडिसिन. अगेन, मैं जो लोग पहले से ही हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो टाइमली दवाइयाँ लेते रहें. कई बार होता है कि कई लोग, मुझे तो अभी अच्छा लग रहा था तो मैंने बीपी की दवाई बंद कर दी,
बीपी में ऐसा नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर है आपको तो आपको वो कोई डेली साइंस बताएगा कि मैं आज आपको तकलीफ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आज तो मैं दवाई नहीं लेता हूँ, दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको ऐसा ही रखना है, आपको विजिलेंट रहना है या आपको अपने हाथ में आपकी हेल्थ ड्राइव करनी है तो यू डू अ मॉनिटरिंग ऑफ इट, लाइक हम जिसे कहते हैं कार्डियक मॉनिटरिंग, आप वो करिए। आप उसमें ब्रीदिंग टेस्ट होता है जिसमें हम एक PFR डिवाइस होता है, या आप एक ब्लड प्रेशर मशीन ले सकते हैं जहाँ आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सोसाइटी में एज अ सोशल ग्रुप करने ही चाहिए सबने। हेल्दी पर्सन के बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं, अनहेल्दी बेड रिडन आदमी का एक ही ड्रीम होता है कि मैं बेड से बाहर निकल जाऊं और हेल्दी हो जाऊं, है ना। और अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आज भी, अगर मान लीजिए मैं अपने दोस्तों में जाता हूँ, डोंट एनकरेज बैड हैबिट्स। सबसे बड़ी चीज आपके साथ वो, अगर वो बंदा नहीं पी रहा है, डोंट फोर्स हिम टू ड्रिंक। ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि जैसे सर ने पहले भी बोला था कि पीयर प्रेशर में लोग ड्रिंक करना या फिर स्मोक करना शुरू करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल। डोंट आस्क अदर पेशेंट टू फॉल, जो आप कर रहे हैं वो भी जरूरी नहीं कि वो भी करें। सो वी हैव टू बी वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल। हमें हमारे फ्रेंड सर्कल में रादर हमें उल्टा उसे बोलना चाहिए अगर वो कोई गलत हैबिट कर रहा है। फ्रेंड वही है जो आपके मुंह पे आकर आपको बोले कि आप गलत कर रहे हैं। सो सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखिए, गलत चीजों को अवॉइड करिए। सो हमने राधा कृष्णा हॉस्पिटल में एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं वॉक इन, चेक हार्ट एंड वॉकआउट, जिसके दौरान आप मॉर्निंग में आके आपके सारे हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर टूडीको, ECG एंड योर ब्लड टेस्ट। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो एंजियोग्राफी भी कर सकता है, एंड जैसे एंजियोग्राफी होते हैं हम उसको तुरंत उसी दिन छुट्टी दे देते हैं। तो अभी जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका ये बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कोई भी हार्ट चेकअप करने का या कोई भी ब्लड टेस्ट करने का, तो आज ये बहाना नहीं चलेगा। राधा कृष्णा हॉस्पिटल में ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है उसके दौरान आप तुरंत हेल्थ चेकअप के रिपोर्ट्स लेके घर जा सकते हैं। सही बात है। आज का डिस्कशन सही में बहुत हेल्दी हुआ। सर ने जैसे कि अभी कहा कि फ्रेंड वही है जो हमें गलत आदतों से दूर रखे, मैं उसमें और एक चीज ऐड करूंगा, असली डॉक्टर वही है जो पेशेंट की बीमारी तो ठीक करता ही है, लेकिन सामाजिक समस्याओं के भी बारे में सोचकर उसे भी ठीक करने की कोशिश करता है। और आज हमारे साथ डॉक्टर रोहित और डॉक्टर भरत सर मौजूद है। उन्होंने पेशेंट और बीमारी के बारे में तो बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने सामाजिक समस्याओं के ऊपर भी बहुत सारी बातें हमें बताई, जिसकी वजह से पूरे देश में सुधारना हो सकती है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे उसका बहुत फायदा हो सकता है। सर, राधा कृष्ण हॉस्पिटल की तरफ से और आपके तरफ से ये बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। आपने हमारे आज स्टूडियो में आके इतना समय हमें दिया, इतनी सारी बातें आज हमें बताई, सही में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको महेश और शंखनाद न्यूज़ को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात आपके दर्शकों तक पहुंचा पाए और सोशली कुछ बदलाव ला पाए। थैंक यू सर। धन्यवाद।